जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। वेलकम करती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम स्टार्ट किया हुआ है हमने लिटरेसी मोबिलाइज़र, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स, एसएस, ट्रिपल एस एजुकेशन, लेक्चर एजुकेशन और एचएम के लिए जो बुक हमने ओल्ड बुक स्टार्ट की हुई है, जो मार्केट में अब इस वक्त अनअवेलेबल है। 481 वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये थोड़ा सा ना चैप्टर फर्स्ट वाला ही लेंथी है, व्हाट इज़ एजुकेशन वाला। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपने परेशान नहीं होना। इस एक चैप्टर को कवर करने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी बुक कंप्लीट होगी। आप ऐसे समझ लें कि इस बुक का 1/3 जो पार्ट है ना, 1/4 पार्ट इसी एक चैप्टर पे मुश्तमिल है, तो इसलिए इसकी वीडियोस ज़्यादा बन रही हैं। 481 को देखिएगा, फिलॉसफी स्टडीज़ लाइफ एज अ होल। इन पार्ट्स में डिस्कस नहीं करती फिलॉसफी इज़ द लव फॉर विजडम, जो कि हमारी पूरी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ को पे फोकस करती है। तो एज अ होल इसका एग्जैक्ट आंसर है। 482 को देखिएगा, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ प्ले अ रोल ऑफ गाइड फॉर द फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव बनता है। 483 को देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम द एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो एपरेंट होता है। एक्सपीरियंशियल नॉलेज यानी कि हमारा इंडक्टिव नॉलेज जो होता है, जो हमारा पोस्टीरियर नॉलेज होता है, वो रिलेटिव होता है, ठीक है। और ट्रस्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ट्रस्टेबल होते हैं, और रिलायबल भी होता है ये। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो बनता है ना, वो रिलेटिव बनता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है। 484 को देखिएगा, न्यू कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजी कैन चेंज एंड इंक्रीज द एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, यानी कि इंडक्टिव नॉलेज को चेंज कर सकते हैं। न्यू एक्सपीरियंस और कंडीशंस देखें कैसे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी तो चेंज हो रहे हैं ना। देखें, आज से 20 साल पहले हमें नहीं पता होता था कि एक टच मोबाइल को किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन आज हमारा 8 से 9 माह का बच्चा या 6 माह का बच्चा भी टच मोबाइल को बड़ा ईजीली यूज़ कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल जो यूज़ है वो बढ़ गया है, ठीक है। उसके एक्सपीरियंस में ये चीज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी उसके एक्सपीरियंस में है, तो उसके लिए वो काम आसान हो गया, ठीक है। तो इसी तरह जैसे 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 कंडीशंस या टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी चेंज होते जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है। 485 को देखिएगा, सेंसरी डाटा इज इंटरप्रेटेड बाय रीज़न। जो हमारी सेंसेस होती हैं ना, उसको हम अगर इंटरप्रेट करेंगे ना सेंसरी नॉलेज को, तो इंटरप्रेट करने के लिए यानी समझाने के लिए, बताने के लिए हमें रीज़न की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो सेंसरी डाटा जो होता है हमें एक्सपीरियंस से हासिल होता है। अगर हम जॉन पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज को ही देख लें, तो जो बच्चा होता है वो अपनी फिजिकल मूवमेंट से, अपने सेंसेस के थ्रू और अपनी फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू सीख रहा होता है, ठीक है। और उस वक्त वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, नो डाउट, लेकिन इसको हमने बयान करना है। बयान कब कर सकता है बच्चा? जब वो अपनी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे होता है या प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है, ठीक है। जब वो बोलने के काबिल हो जाता है, जब वो अपने माइंड को यूज़ करना, यूटिलाइज करना सीख जाता है, तब वो अपने एक्सपीरियंसेस को बयान कर सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है। वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू नॉलेज तो गेन कर रहा होता है, लेकिन आपको बयान नहीं कर सकता। बयान वो कब करता है? जब वो बोलने के काबिल होता है, यानी अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, या फिर कुछ जो बच्चे होते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे जाके बयान करने के काबिल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त अपनी रीज़न को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अब शायद आप लोगों को हंसी तो आए, तो मैं अपने बच्चे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मतलब हम लोग तो शहर में रहते हैं और मेरा जो स्कूल है वो गाँव में है। तो मतलब म, वो ना साथ वाले घर में गया बच्चों के साथ ब्रेक टाइम में, मेरा इब्राहिम। तो वहाँ से वापस आते ही ना, तो मुझे कह रहा है कि मम्मा, जो हम एग खाते हैं ना, वो कोको हैन देती है हमें। मतलब उसको, उसके लिए एक न्यू चीज़ थी। उसने एक एक्सपीरियंस किया कि जो कोको हैन है, मतलब बहन जो है, मुर्गी जो है, वो हमें अंडा प्रोवाइड करती है। उससे पहले उसको नहीं पता था, वो तो घर के फ्रिज में रखे हुए अंडे ही देखता था। वो तब तक वो यही समझता रहा कि मतलब अंडे जो हैं वो फ्रिज से आते हैं। मैंने उससे पूछा, अच्छा इससे पहले अंडे कहाँ से आते? तो कहता, मम्मा फ्रिज से आते हैं। मतलब उसका एक्सपीरियंस ही इतना था। तो जब उसके रीज़न ने वर्क किया, तो वो उसको इंटरप्रेट करने के काबिल हो गया। 486 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन रिगार्ड्स रेवलेशन एज द एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ रियलिटी या नॉलेज। तो आपको पता ही है जनाब, इसका आंसर जो है वो इस्लामिक एजुकेशन बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन की ही बात हो रही है, एब्सोल्यूट रियलिटी की बात हो रही है। तो एब्सोल्यूट रियलिटी रेवलेशन को इस्लामिक एजुकेशन ही समझती है। 487 को देखें जनाब, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर डिटरमाइंड इन द लाइट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, मॉरल सोशल नीड्स भी आ सकती हैं, फिलोसफिकल थाट्स भी आ सकते हैं। इसलिए इसका आंसर
ऑल ऑफ द अबव है। 488 को देखिएगा, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर। आपको पता है कि एक फेमस कोटेशन है वाटसन ने दी थी कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स साउल, देन इट्स लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स नेचर, नाउ इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। तो मतलब फिलॉसफी जो है अब तो स्टडी ऑफ बिहेवियर मानी जाती है, लेकिन नो डाउट ये स्टडी ऑफ नेचर भी रही है, स्टडी ऑफ माइंड भी रही है, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस भी रही है। तो अब ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है नो डाउट, लेकिन ये सारी इन सारी रियलिटीज़ को भी हम झुटला नहीं सकते। 489 को देखें, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मतलब जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं वो नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ कभी भी नहीं मतलब स्टडी कर सकते, क्योंकि उनका मेंटल लेवल ही चेंज होता है बिल्कुल। अच्छा, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा, 490 को देखिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन, आपको पता है कि लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, जो लो पेस चिल्ड्रन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, और डिफ़िकल्टीज़ ऑफ एजुकेशन या एजुकेटिव प्रोसेस की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनकी हैंडलिंग में भी हेल्पफुल प्रूव होती है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर बनता है। 491 को देखिएगा, डैश ऑफ एजुकेशन डिफेंस करिकुलम एज ऑल द एक्सपीरियंसेस पीपल हैज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल, ये ब्लॉन्ड्स इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं 492 को, ये वैसे कभी पूछा नहीं गया, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हवाले से अक्सर डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, ब्लॉन्ड्स इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन कभी पूछी नहीं गई पीपीएससी में। अकॉर्डिंग टू करिकुलम embodies all the experiences which are offered to learner under the auspices of direction of the school। ये करिकुलम की जो डेफिनेशन है आर डॉल ने दिया है, वैसे ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछी गई, जो इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बता दूंगी। 493 को देखिएगा, फेडरल करिकुलम कमेटी कंसिस्ट ऑफ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल कमेटी भी होते हैं उसमें, और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं करिकुलम विंग के। करिकुलम विंग जिसको हम NBCT, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक भी कहते हैं, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और प्रोविंशियल कमेटी के मेंबर्स भी होते हैं, तो फिर फेडरल करिकुलम कमेटी बनती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, 494 को देखिएगा, एजुकेशन इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस, देखें यहाँ भी आपको पता चल गया, एजुकेशन इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट मेक एन इंडिविजुअल टू बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बनता है स्टूडेंट या लर्नर, ठीक है, किसी ग्रुप या इंडिविजुअल का नहीं होता, इससे कोई भी लेना देना। अच्छा जी, एजुकेशन प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज इन द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आपको पता है कि ये चेंज जो एजुकेशन का एलिमेंट होता है ना वो लर्निंग प्रोवाइड करता है, और लर्निंग जो होती है वो चेंज इन बिहेवियर होती है, तो यहाँ बेस्ट सूटेबल आंसर है चेंज। 496 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 497 को देख लें, रिनेसा ऑफ साइंसेस, ये गजाली की लिखी हुई बुक है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है। तफसीरुल याकूत अलतावील, ये भी गज़ाली की लिखी हुई बुक है। कीमियाए सआदत, ये इंपॉर्टेंट बुक है इमाम गज़ाली की, इसको आपने ज़रूर लर्न करना है कीमियाए सआदत को। क्वेश्चन नंबर 500, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होते हैं, सिविलाइजेशन भी होती है, कस्टम्स, हेरिटेज, एवरीथिंग कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एजुकेशन, ठीक हो गया। 501 को देखिए, द ओरिजिन ऑफ आइडिया ऑफ चांस इन चिल्ड्रन इज़ रिटन बाय जॉन पियाजे, चिल्ड्रन की बात आ गई तो जॉन पियाजे हैं, ठीक है, वैसे कोई इतनी ख़ास बुक नहीं है इनकी। ये 502 वाली भी 503 वाली भी नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, 504 को देखिएगा, डिवेलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ऑफ DAP, DAP स्टैंड्स फॉर डिवेलपमेंटली appropriate practice is a perspective within early childhood education whereby a teacher and a child caregiver nurtures, nurture कहते हैं माहौल के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। नेचर होता है कुदरती तौर पे आपकी जेनेटिकली जो आपके अंदर जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, और जो नर्चर होता है ना वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। नर्चर अ चाइल्ड सोशल इमोशनल फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय बेसिंग ऑल प्रैक्टिसेस एंड डिसीजंस ऑन थीरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जनाब ये पूरी की पूरी जो इतनी लंबी स्टेटमेंट आपने पढ़ी है ना, ये जॉन पियाजे की दी हुई एक छोटी सी थीरी है जिसको डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस थीरी भी कहा जाता है, ठीक है। और वो ये कहता है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट में इसका बड़ा रोल प्ले होता है। और ये असल में ये थीरी क्या है कि जो चाइल्ड टीचर होगा ना, जो लर्नर का टीचर होगा या मेंटोर होगा वो, और जो उसका केयर टेकर होगा वो उसके माँ बाप भी हो सकते हैं, जो भी उसका बड़ा होगा, ठीक है, जो उसको उसका टेक केयरिंग कर रहा होगा उसकी, तो वो मिल के जो है ना स्टूडेंट्स को उसके माहौल के साथ मुताबिकत सिखाते हैं इस थीरी के अंदर, ठीक है। यही असल बात हो रही है सारी, ठीक हो गया।
अच्छा, अच्छा कल्चरल बैकग्राउंड भी देखिए, जब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई ना, तो उसमें कल्चर भी आ जाएगा, उसमें कॉग्निशन भी आ जाएगी, उसमें मोरालिटी भी आ जाएगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है जनाब? यही बस यही पूछा हुआ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या डिस्कस किया है इन्होंने। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने कहा है, इज़ क्लोजली कंसर्न्ड विद द एजुकेटिव प्रोसेस, नो डाउट है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग, ये भी है, साइकोलॉजी लर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द लर्नर, नो डाउट ये काम भी साइकोलॉजी करती है। स्टूडेंट्स की नीड्स एंड इंटरेस्ट पे जब काम कर रही है, तो फिर सब कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड, लर्नर से रिलेटेड इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है। 506 को देखिए, हु सेड, इब्न खल्दून प्रपोज्ड फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज टाइम। रोसो, रोसो बड़े इंस्पायर्ड थे इब्न खल्दून से, ठीक है। और आप मुझे ये बताइएगा कि रोसो से कौन से मुस्लिम थिंकर जो थे वो इंस्पायर्ड थे, ठीक है। 507 को देखिएगा, इकबाल एजुकेशनल फिलासफी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इस्लामिक आइडियोलॉजी थी इसमें। करिकुलम जो है उसमें इंडिविजुअल नीड्स को और नेशनल लाइफ को, नेशनल कॉरेंस को मद्देनजर रखा जाए। स्पिरिचुअल फादर ऑफ स्टूडेंट जो है वो टीचर होता है, अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 508 को देखिएगा, मौलाना सैयद मौदूदीज़ कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी मौलाना मौदूदी के हिसाब से कौन सी है? अल्लाह इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी, ठीक है। सोवरेनिटी और अल्लाह अलमाइटी जो है, सोवरेनिटी उन्हीं को सूट करती है, और जो आखिरत की ज़िंदगी है वो असल गोल है हमारा। इब्न खल्दून सेड द रिवील्ड नॉलेज इज़ द रियल नॉलेज। ये बात वाकई इब्न खल्दून ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ नॉलेज की बात हो रही है तो ये एपिस्टेमोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट बनता है, क्योंकि आपको पता है ऑन्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, एंड एक्सियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। 510 को देखिएगा, हु होल्ड्स दैट द इनजस्टिस, despotism and tyranny are the clear signs of downfall of a nation। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात है, ठीक है। इब्न खल्दून बुक में गलत दिया हुआ है, ये बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं उस वक्त मेरे माइंड से कैसे स्किप हो गया, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात है, ठीक हो गया। यहाँ भी मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल को टिक कर देती हूँ, दिस इज़ द राइट आंसर एंड दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। ये बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 511, हु सेड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज is not only a human nature but also the male females fundamental right। fundamental right, education is fundamental right की बात जो किया ना वो इब्न खल्दून ने किया। अच्छा, एक मुस्लिम थिंकर हैं, उन्होंने कहा था कि मैन इज़ फोर्स्ड टू लर्न, ये बात किसने किया? ठीक है। अच्छा, 512, हु सेड दैट, फंडामेंटल राइट की बात तो की है इब्न खल्दून ने, और फोर्स टू लर्न की बात किसने की है? बहुत ईजी है, बहुत मज़े का आंसर है, इसका ज़रूर बताना है आपने मुझे। हु सेड द सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच ओबेज इट्स ओन इनर लॉज। सोसाइटी के अपने इनर लॉज होते हैं, तो ये बात इब्न खल्दून ने की है। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कभी पूछी नहीं गई। वरना मौजूद इस कंसेप्ट ऑफ नॉलेज कंसिस्ट ऑफ नॉलेज जो है वो अल्लाह अलमाइटी का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है इंसान के लिए, ठीक है। और पहले नॉलेज और फिर उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक हो गया। कुरान और हदीस जो है वो फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज है। ये बात हर मुस्लिम थिंकर करता है, इसलिए ये पीपीएससी में आता नहीं है, क्योंकि ये एक एम्बिगियस क्वेश्चन बन जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो। 513, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड फॉर इम्प्रूविंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यानी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट, नो डाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मद्देनजर रखा जाएगा और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी, ठीक है। जो एक मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग होती है ना, उसमें स्टूडेंट के कॉग्निटिव लेवल्स के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मद्देनजर रखा जाता है और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी देखा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा यहाँ पे मुझे एक चीज़ साइकोलॉजी का नाम पढ़ के ना याद आ रही है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच। अक्सर बीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच। ये जनाब किस चीज़ के अंडर हम डिस्कस करेंगे? ये साइकोलॉजी के अंडर डिस्कस करेंगे। और ऑप्शंस में फिलॉसफी होती है, साइकोलॉजी होती है, करिकुलम होता है और नन ऑफ द अबव होता है। तो अक्सर लोग करिकुलम को टिक कर देते हैं, नहीं, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच और हाउ टू टीच साइकोलॉजी के अंडर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका आंसर साइकोलॉजी बनता है। मुझे याद आ गया तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नोट डाउन कर लेना इसको। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट, नहीं 514 है, एजुकेशनल फिलासफी नहीं साइकोलॉजी कैन सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। नो डाउट कर सकती है। साइकोलॉजी जो है, जब आप किसी के नेचर को समझ लेंगे तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा। कैन सॉल्व द इंस्ट्रक्शनल कॉम्प्लिकेशंस,
हाँ जी, एज़ अ टीचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी को समझना, एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज़ अ मैनेजर आपके लिए साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम्स को भी, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 515 को देखें, हु सेड नॉलेज इज़ वर्च्यू। नॉलेज इज़ वर्च्यू जनाब इस बुक में सोक्रेटिस दिया हुआ है, इसको मैंने कंफर्म किया है। नॉलेज इज़ वर्च्यू जो है वो नॉलेज इज़ वर्च्यू की बात जो है वो सोक्रेटिस ही करता है, लेकिन इसके बारे में हमें बताता है प्लेटो। ठीक है, इसको मैंने कंफर्म किया है। बहुत सी बुक में हमें इसका आंसर जो है ना वो प्लेटो मिलता है। तो नॉलेज इज़ वर्च्यू की बात सोक्रेटिस करता है असल में। अच्छा, 516 हु सेड द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी सो दैट ही कैन मेक एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट कैपेसिटी। इसकी बात जनाब पर्सी नन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 417 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, who said the influence of a person who holds a vital belief through brought to her on an other person with the object of making him also to hold the belief। देखें, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे जेम्स रोज की। जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है ना वो है जनाब, फिलासफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये इनकी बड़ी फेमस कोटेशन है। ठीक है, 518, और बार बार पूछी भी जाती है, पीपीएससी में भी, एफपीएससी में भी पूछी जाती है, मतलब जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना उनके लिए वाइटल क्वेश्चन है ये। Who said the aim of education was to prepare the children to take part in politics in adult life। तो ये बात सोफिस्ट, देखें ये बात असल में की है जनाब सोक्रेटिस ने। ठीक है, अब सोक्रेटिस जो थे एथेनियन थे, आपको पता है, और एथेंस में जो थे ना पढ़ा लिखा तबका, या जो फिलोसफर्स थे, या जो मेंटल वर्क करते थे, जहनी काम करते थे, उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और उनको उस दौर में सोफिस्ट कहा जाता था। तो इसलिए बुद्धिस्ट तो बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, स्पार्टन्स भी नहीं बनता, क्योंकि स्पार्टन्स जो थे ना वो जंगो जदल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। जब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ाऊंगी ना उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि एथेंस और स्पार्टन्स का जो कंपैरिजन है ना वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ सोफिस्ट जो है, एथेंस का स्कूल ऑफ थॉट जो था, ये एथेन के सिटी के लोग सोफिस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसलिए ये इसका आंसर जो है वो बनता है सोफिस्ट। ठीक है, क्योंकि सोक्रेटिस जो थे वो एथेंस से थे। अब क्वेश्चन नंबर 519 को देखें, हु सेड दैट द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की बात जो है ना ये प्लेटो भी करते हैं और अरिस्टोटल भी करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हम सोक्रेटिस के साथ रिलेट करेंगे। हु सेड दैट द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस विद विच वाज पॉसिबल ओनली थ्रू परफेक्ट वर्चू। अब यहाँ परफेक्ट वर्चू की बात आ गई ना, वर्चू, परफेक्ट वर्चू के थ्रू अगर आप हैप्पीनेस गेन करते हैं तो वो सोक्रेटिस है। ठीक है, अगर यहाँ परफेक्ट वर्चू की बात ना होती ना, फिर हम इसको प्लेटो के साथ भी जो है ना रिलेट कर सकते थे। अच्छा, ट्राईएंगुलर प्रोसेस है प्लेटो का। 3 वर्ड होते हैं, एक होता है हैप्पीनेस, एक होता है फॉर्म ऑफ गुड, और एक होता है वर्चू। वर्चू का वर्ड अगर इन 3 वर्ड्स के साथ यूज़ हो ना फिर प्लेटो होते हैं। ठीक है, अगर जस्ट हैप्पीनेस और वर्चू हो ना तो फिर वो सोक्रेटिस हैं। ठीक है, अगर आइडियाज़ की बात, आइडियल्स की बात, फॉर्म ऑफ गुड की बात हो तो फिर वो प्लेटो होंगे, और अगर आइडियाज़, आइडियल्स, फॉर्म ऑफ गुड, इनके साथ अगर वर्चू का वर्ड यूज़ हो जाए तो फिर आप प्लेटो के साथ डिस्कस कीजिएगा उसको, मतलब प्लेटो उसका आंसर होगा। द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ अ टीचर डू नॉट एक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, इज़ अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, डू नॉट इन्फ्लुएंस द लर्निंग सिचुएशन, इन्फ्लुएंस तो करता है, इज लिमिटेड टू हिमसेल्फ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इज़ अ रोल मॉडल। टीचर जो होता है ना वो रोल मॉडल ही होता है, तो उसका बिहेवियर और कंडक्ट जो है वो स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, और फॉलो करना फ़ख्र समझते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, बरतानिया के थे आई थिंक सो, एक प्रोफेसर थे, तो जब वो गुजर रहे थे ना उनके साथ एक गैर मुल्की वफद आया हुआ था, डेलीगेट आया हुआ था, तो वो जब उनके साथ चल रहे थे ना तो उन्होंने नोट किया कि जब ये टीचर बाहर निकलते हैं ना तो स्टूडेंट्स अपनी जगह पे रुक जाते हैं, जहाँ से वो गुजर रहे होते हैं ना तो स्टूडेंट्स रुक जाते हैं। उनको बड़ी हैरानी हुई उस डेलीगेट को, तो उन्होंने पूछा कि सर आप चलते हैं तो स्टूडेंट्स रुक जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये है कि मुझे रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो डेलीगेट बड़ा हैरान हुए, डेलीगेट के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे इतने इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं और ये आपके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब ये मैं फल काट रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने टीचर को इतनी रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, एक तो हमें इससे पता चलता है कि जो टीचर होता है ना वो रोल मॉडल होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप जो बोते हैं ना वही काटते हैं, और तीसरा हमें ये लेसन मिलता है कि टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अच्छा, बात हमारी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती,
तो डेलीगेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने पूछा कि जी आपने रिस्पेक्ट तो की, तो इस तरह से खड़े हो जाना ये रिस्पेक्ट का कौन सा तरीका है? क्या आपके मुल्क में ये चीज़ राइज है? अब मुझे कंफर्म नहीं है वो बरतानिया के टीचर थे या कौन सी कंट्री के थे, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे रिस्पेक्ट इस वे में कर रहे हैं कि सूरज जो है ना वो डायरेक्ट इस तरह से मेरे ऊपर पड़ रहा है कि जब मैं चलता हूँ तो मेरा साया ज़मीन पे पड़ता है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इसलिए रुक जाते हैं कि कहीं मेरा जो साया है जो ज़मीन पे पड़ रहा है कहीं मेरे साए पे उनका पाँव ना पड़ जाए। देखिए जनाब, वो ही कंट्रीज़ तरक्की करती हैं जो अपने टीचर्स को वैल्यू करती हैं, और टीचर नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल ही होता है। 521 को देखिएगा, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, मतलब कि फ़र्ज़ है टू द टीचर्स दैट दे शुड, ये स्टूडेंट्स के ऊपर भी वर्क करें, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करें, और स्टूडेंट्स की एजुकेशन के प्रोसेस पे अटेंशन दें। और दूसरा जो है हायर गोल, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए, हायर गोल्स को अचीव करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लें। तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 522 को देखें, अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ नेसेसरी फॉर, देखें यानी हमारा जो करिकुलम है ना उसकी अलाइनमेंट ज़रूर होनी चाहिए हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ में हेल्पफुल प्रूव होती हैं? एबिलिटीज़ को डेवलप करने में, सेंस ऑफ कंपटीशन और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 523 को देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी चीफली रेस्ट ऑन, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना किसी भी कंट्री की, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे भी होती है। इसके अलावा हमारी कौन सी एजुकेशन है जनाब, प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, या फिर हम वोकेशनल एजुकेशन भी कह सकते हैं उसको, प्रोफेशनल एजुकेशन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। उस पे भी, और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज पे भी, और राइट यूज़ ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज पे भी। तो ऑल ऑफ द अबव बनती है इसकी जो एग्जैक्ट आंसर है। 524 है, बाय मीन्स ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और साइंस के एजुकेशन से मुराद हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है हमारी वो सॉल्व होती हैं, ठीक है। दूसरा इंडिविजुअल प्रोग्रेस होती है, जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखिए, अब एक मुल्क की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग नहीं है, और अगर वो कर्ज़ के नीचे धंसा हुआ है तो वो हर इंडिविजुअल पे उतना ही कर्ज़ होगा। आपने कभी सुना होगा, पिछले दिनों ये बात बड़ी वायरल हुई थी कि पाकिस्तान का एक वो बच्चा जो कि अभी रिसेंटली पैदा हुआ है, उस पे भी 1.25 लाख का कर्ज़ है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड जाएगी तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस जो है वो भी बैकवर्ड जाएगी। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी, अब जब से आपको पता है रिसेंट ईरा में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गई है, तो नो डाउट फिर जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कलेक्टिव प्रोग्रेस, देखें जब इंडिविजुअल प्रोग्रेस होती है ना फिर कलेक्टिव प्रोग्रेस भी होती है, और जब कलेक्टिव प्रोग्रेस होती है तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी होती है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव बनता है। 525 को देखें, ट्रेंड लेबर फोर्स गिव्स राइज टू, जब ट्रेंड लेबर होगा ना आपके पास तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होगी, आपका सोशल मेच्योरिटी का लेवल भी हाई हो जाएगा, आपकी नेशन भी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि चाइना में ना 2 टाइम स्कूल लगते हैं, पहले सुबह 9 से 12 बजे तक, ठीक है, 3 घंटे तक वो थ्योरी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर जाते हैं, वो खेलते हैं कूदते हैं, मतलब जो मर्जी करें बच्चे, ठीक है। उनको होमवर्क नहीं दिया जाता। फिर 4 बजे अगेन उनकी 4 से 6 बजे तक क्लासेस होती हैं, और वो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं बच्चों की। उसमें उनको खिलौने बनाना सिखाए जाते हैं, उनको छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, और मज़े की बात यह है कि वो ही खिलौने पूरी दुनिया में, और बच्चों की बनाई हुई मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में फ़रोख्त करके, और चाइना जो है अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन का ख़र्च निकालता है। अब यहाँ देखें आप, एक तो चाइना को ये फ़ायदा हो गया कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, दूसरा एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो चाइना की गवर्नमेंट पे बोझ नहीं है, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के थ्रू अपनी स्टडी का बोझ खुद उठा रहे हैं। दूसरा ये उनको फ़ायदा हो गया, और तीसरा ये हो गया कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, और ट्रेंड लेबर जो है वो आपकी इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। तो मेरे ख्याल में इस स्ट्रेटजी को पाकिस्तान को भी फॉलो करना चाहिए। 526 को देखें, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ट्रांसमिट्स इट्स कलेक्टेड एक्सीलेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। सोसाइटी ही है, इंडिविजुअल या ग्रुप तो नहीं है, एजुकेशन जो है वो सोसाइटी पे ही वर्क करती है। और एम्स ऑफ लाइफ भी सोसाइटी को भी मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं। 527 को देखें, हु सेड एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड। अब ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड की बात हो रही है तो ये सोक्रेटिस हैं, ठीक हो गया। हु सेड एजुकेशन इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, बड़ी फेमस कोटेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके साथ लिख लीजिएगा। अच्छा, 527 वाला भी जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म ऑफ गुड की बात तो प्लेटो करता है,
ठीक है, लेकिन गुडनेस की बात जो है वो सोक्रेटिस करता है। मतलब आपको ना सोक्रेटिस और प्लेटो इन दोनों के नज़रियात मिलते जुलते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस टीचर है प्लेटो के, और सोक्रेटिस ने बजाते खुद हमें कुछ नहीं बताया, हमें बताया प्लेटो ने जो कुछ भी सोक्रेटिस के बारे में बताया। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। अच्छा जी, अब जनाब आ जाते हैं 528 पे, रीऑर्गेनाइजेशन एंड री कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कीवर्ड जहाँ पे आ जाए ना, आंखें बंद करके जॉन डेवी को टिक कर दें। रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। 529 को देखें, हु डिक्लेयर्ड दैट एजुकेशन एज एक्सपीरियंस। एजुकेशन एज एक्सपीरियंस की बात भी जॉन डेवी करते हैं। ठीक है जी, अब एक्सपीरियंस का वर्ड आ जाए, रीऑर्गेनाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन का वर्ड आ जाए तो जॉन डेवी ही हैं। हु सेड एक्सपीरियंसेस हेड टू द साइंटिस्ट अप्रोच, तो ये जॉन डेवी हैं। साइंटिफिक मेथड जो है वो भी जॉन डेवी ने इजाद किया था, आप लोगों को पता है। इजाद तो नहीं खैर इस पे वर्क बहुत ज़्यादा किया है साइंटिफिक एजुकेशन पे। अच्छा जी, इनके करिकुलम में एलिमेंट मिलता है साइंटिफिक एजुकेशन का। अच्छा, 531 है, द बुक टाइटल्ड एज एलाइड मटेरियल ऑफ एजुकेशन। आपको पता है मोहम्मद राशिद, ये इसी जो बुक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, उसके इस बुक के ऑथर भी एक सर सुहेल हैं और एक सर राशिद हैं। ठीक है, तो इसलिए शायद इन्होंने अपनी बुक का नाम लिखा। वैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की के करिकुलम में इनकी ये बुक मौजूद है, अलाइड मटेरियल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, और बहुत ज़बरदस्त बुक है रिसर्च पे। अगर किसी को रिसर्च की समझ नहीं आती ना तो वो ये बुक स्टडी कर लें, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बुक है। 532 फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, ये कार्लिंग ने। अच्छा, ये बुक्स के नाम पूछे हुए इन्होंने, तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ ही दें क्योंकि ये आते बहुत कम है, कभी एक आध नंबर का होता है, और इतनी बुक्स का नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 538 क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द डिस्कवर्ड एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रेसिवली टू ट्रेन दैम फॉर सोशल यूज़। इसकी बात अरिस्टोटल ने की है। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। हु सेड एजुकेशन इज़ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट इन द लॉ ऑफ नेचर। इंटेलेक्ट इन द लॉ ऑफ नेचर की बात हो रही है, अंडर विच इंटेलेक्ट की बात और लॉ ऑफ नेचर, यही आप पूरा बेशक इसको पढ़ लें, लेकिन इसकी कीवर्ड यही है, जहाँ जहानत को और नेचर को इकट्ठा कर दिया ना वहाँ हक्सले का नाम आता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, कभी कभार पूछा गया पीपीएससी के क्वेश्चन में, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। हु सेड एजुकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ इनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज गॉड एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इवल। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इवल की बात हो रही है, तो ये अल गज़ाली बनते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इवल इब्ने खुल्दून या शाह वलीउल्लाह में से कोई बनते हैं। इसको मैं कंफर्म करती हूँ फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि रिकग्निशन ऑफ द गॉड की बात तो अल गज़ाली करते हैं, लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये अल गज़ाली ही बनते हैं, मुझे याद आ गया। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इवल की बात अल गज़ाली करते हैं। अच्छा, टू चूज़ द गुड एंड रिजेक्ट द इवल, इसकी बात जो है ना वो अल गज़ाली नहीं करते। सही हो गया। अच्छा जी, 541 को देखें, हु सेड एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिवील्ड नॉलेज दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू अस बाय प्रॉफिट्स। ये इब्ने खुल्दून बात करते हैं। ठीक हो गया, रिवील्ड नॉलेज की बात। 542। अच्छा जी, हु सेड एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ रिकग्नाइजिंग गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। सेल्फ की बात आ गई, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 543, हु सेड एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग द सेंस ऑफ गुड एंड इवल सो दैट एन इंडिविजुअल कैन चूज़ द गुड एंड रिजेक्ट द इवल। ये वाली में उस वक्त डबल माइंडेड हो रही थी, शाह वलीउल्लाह की बात है। ठीक हो गया, वेरी गुड। मतलब मैं खुद भी आज जो है ना थोड़ा सा बोल बोल के, आज यकीन करें आज मैंने 4 वीडियोज़ आप लोगों के लिए की हैं रिकॉर्ड, तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। 544 जो है इसको आप मतलब छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मौलाना मौदूदी वाला भी बहुत कम आता है, फोर्सेस ऑफ गुड एंड इवल की बात करते हैं ये। 546 को देखें जनाब, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 540, 541, 542 एंड 543, ये तो बहुत वाइटल क्वेश्चन हैं, इनको आपने ज़रूर लर्न करना है। एक में इब्न खुल्दून ने क्या कहा, अल गज़ाली ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा एजुकेशन के हवाले से, और शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा, ये इंटरव्यू के हवाले से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी।
ये दोनों ये चारों क्वेश्चन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों एस्पेक्ट से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 546 है, एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच आर कंडक्टेड इन द स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। जो कंडक्ट होते हैं ना स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये फॉर्मल एजुकेशन बनता है। Refer to the educational program which are conducted in the schools, colleges and universities of the state according to the planned and organized procedure। तो ये formal education बनता है, ठीक है, informal education नहीं बनता। Education is the process of training and developing the abilities of the individuals in verified program। verified program वही होगा जिसमें हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, तो इसका आंसर भी फॉर्मल एजुकेशन बनता है। 548 एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन विच इज़ कंडक्टेड इन द फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। प्री डिटरमाइंड गोल्स जो होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। 549 द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। 450 को देखें, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये भी वही बात हो गई, सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, फॉर्मल स्कूल कॉलेजेस होते हैं, एजुकेशनल एजेंसीज होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं। यही जनाब फीचर्स हैं हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन के। और आधे घंटे की वीडियो हो गई, इसलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी। मेरे ख्याल में आज के लिए 550 क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब बिल्कुल ही एक आध वीडियो और रह जाएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक या दो वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस, ठीक है। मैं ज़्यादा लेंथी इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर रही कि बंदा बोर हो जाता है, मतलब सुन सुन के भी ना मुसलसल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 551 से हम वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर टिल देन अल्लाह हाफिज़।